Okay, am I audible to everyone? Please confirm. Could you please confirm? Actually, today there is a bit problem on network, I think. Yes, sir. Okay, thank you, thank you, thank you. Okay, so yesterday we have discussed about bit about testing. Now today we have to wrap up the session of bit testing, and next is basically acceptance testing. Okay, acceptance testing is all about like accepting the acceptance by the user actually. तो जब भी सॉफ्टवेयर हैंडओवर किया जाता है कस्टमर को या जो भी आपका क्लाइंट है उसको हैंडओवर किया जाता है तो उस केस के अंदर एक लास्ट फेज जो है टेस्टिंग का कंडक्ट किया जाता है। तो हालांकि इससे पहले कंपनी सारी टेस्टिंग कर चुकी होती है लेकिन इसके बावजूद एक लास्ट फेज टेस्ट कंडक्ट किया जाता है किस लिए ताकि यूजर इंटरेक्शन रिस्पॉन्स देखा जा सके कि जो भी यूजर इंटरेक्शन है जो आपने बनाया यूजर उसके साथ इंटरेक्ट करके कैसा फील कर रहा है और उसका रिस्पॉन्स क्या है। ये इसलिए भी कनेक्ट की जाती है ताकि कुछ कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है जैसे कि ईआरपी बनाना। ईआरपी कंपनी बनाने वाले बंदे जो होते हैं वो ईआरपी ही बनाते हैं और कुछ नहीं बना रहे हैं तो उनका ईआरपी आज एक क्लाइंट को दिया उन्होंने कल दूसरे को बेचेंगे कल परसों तीसरे क्लाइंट को बेचेंगे। तो जितना ज्यादा बेटर रिस्पॉन्स किसी पर्टिकुलर क्लाइंट से उन्हें मिलेगा वो अगले क्लाइंट के लिए उतना बेनिफिशियल साबित होता है कहीं ना कहीं, है ना। So that is why it is very important to know like how to get this acceptance testing और इसके जो फीडबैक होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक कंपनी के लिए, है ना। तो हमें देखना होता है कि जो भी सॉफ्टवेयर के रिक्वायरमेंट सब मैच कर रही नहीं कर रही रिक्वायरमेंट से किस वे में सॉफ्टवेयर को लाइक किया जा रहा है किस वे में डिसलाइक किया जा रहा है। हमेशा ध्यान रखिए आप कि हर आदमी का अपना यूज करने का परसेप्शन डिफरेंट होता है लेकिन जो कॉमन परसेप्शन होते हैं जो कि हर कोई बंदा एक चीज को एनालाइज कर रहा है जैसे कोई बंदा कहता है कि स्क्रीन को नेविगेट करना बहुत आसान है तो ये सबके लिए ऐसे नहीं कोई एक बंदा इस स्क्रीन को नेविगेट कर पा रहा है, ठीक है। सो इट इज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सॉफ्टवेयर हाउ यू आर डेवलपिंग। So there are multiple categories in this part. Like we do have alpha testing. First of all, alpha testing is basically kind of testing where a team of developer themselves perform alpha testing by the using system. ठीक है। अब अल्फा टेस्टिंग का देखिए कॉन्सेप्ट दो कॉन्सेप्ट देखिए होते हैं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। दो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो है वो दो तरीके से परफॉर्म की जाती है ना। एक होती है आपकी बीटा टेस्टिंग, ठीक है, और एक आपकी होती है अल्फा टेस्टिंग, ठीक है। दोनों का ऑब्जेक्टिव एक ही होता है लेकिन डिपेंड करता है कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसका एक्सेस कैसा है, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको और लगेगा सुन के बट मैं आपको बताता हूँ उसमें मैं कन्वे क्या करना चाह रहा हूँ आपको। देखिए देर आर सर्टेन सॉफ्टवेयर विच आर डिजाइंड और डेवलप्ड फॉर द जेनरिक कस्टमर। जेनरिक कस्टमर कौन है साहब हमारे लिए? जेनरिक कस्टमर वो हर आदमी है जो कि आपका प्रोडक्ट ग्लोबली एक्सेस कर रहा है ना। एक होता है आपका स्पेसिफिक कस्टमर। स्पेसिफिक कस्टमर एक पर्टिकुलर सेगमेंट है जो कि अलाउड किया गया सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए, बाकी लोग उसको यूज नहीं कर पा रहे। अब एग्जांपल देखते हैं। जेनरिक जेनरिक कस्टमर आपका वो होता है जो कि आपका जेनरिक प्रोडक्ट यूज करे। एग्जांपल मैं माइक्रोसॉफ्ट हर साल एमएस विंडोज का वर्जन लॉन्च करती है ना। तो एमएस विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज अवेलेबल यूनिवर्सली फॉर एवरीवन। It is not limited to a people of country like only US people can use it. No, it is being used in India as well, in Pakistan, China, Malaysia, Indonesia, everywhere it is used, है ना। तो यहाँ पे जो कस्टमर है वो ग्लोबली अवेलेबल है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करने के लिए आप किसी पर्टिकुलर क्लाइंट को नहीं ढूंढेंगे। आपने कहेंगे आइए साहब मैं आपके घर चलता हूँ, आयुष के घर चलते हैं, हाँ जी बताइए आपके आपके घर में बैठ के टेस्ट करेंगे विंडोज कैसा टेस्ट करना है। मुमकिन नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया जाता है ग्लोबली एंड पीपल एंड इट इज गिवन फ्री टू द पीपल सो दैट पीपल कैन यूज इट। सच सिनेरियो इज कम्स अंडर द बीटा टेस्टिंग, है ना। आपने अक्सर देखा होगा हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करने से पहले एक बीटा वर्जन लॉन्च किया था। जैसे जब विंडोज 7 विंडो विस्टा आई थी तो विंडो विस्टा के आने से पहले उसका बीटा एडिशन लॉन्च किया गया था दैट वाज फ्री फॉर 120 डेज ऑफ नोटिफिकेशन एंड इट नेम वाज विंडोज लॉन्ग हॉर्न। विंडोज लॉन्ग हॉर्न दैट वाज अ कोड नेम। हमेशा फाइनल लॉन्च से पहले एक कोड नेम रखा था। जब ये जो टेस्टिंग प्रोडक्ट है फाइनल हुआ था तब उसको रीनेम करके हम ये वाला नेम दे। लॉन्ग हॉर्न को उस प्रोडक्ट को ने बहुत लॉन्ग टाइम तक चलाया, उसके बाद फाइनली जब लॉन्च किया तो विस्टा का नाम दे दिया, ठीक है। तो ऐसा प्रोडक्ट जो कि किसी पर्टिकुलर कस्टमर के एंड पे जाके टेस्ट नहीं किया जा सकता उस प्रोडक्ट को ग्लोबली लॉन्च करके बीटा टेस्टिंग के तहत लॉन्च किया कर दिया था।
इनफैक्ट व्हेन आई वाज इन डिग्री तो आई रजिस्टर्ड माई सेल्फ विद नॉर्टन। नॉर्टन का मैं बहुत सालों तक, कई साल तक, इनफैक्ट बहुत लंबे ड्यूरेशन तक एक बीटा टेस्टर रहा हूँ। ठीक है। तो नॉर्टन कभी भी किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले हमारे पास एक बीटा वर्जन भेजा करती थी ऑन अ ट्रायल ऑफ अप्रोक्सीमेट 120 डेज। स्टैंडर्ड होता है कम से कम 4 महीने तक टेस्टिंग चलती है ऐसे प्रोडक्ट की जो कि कमर्शियली ग्लोबली लॉन्च होने जा रहा है। तो इसके बाद जो हम उसको यूज करा करते थे, उसकी टेस्टिंग करते थे, उसमें जो लॉग्स बनते थे उनको रिपोर्ट करना हुआ करता था, किस एनवायरनमेंट में है, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन पे हम उसे यूज कर रहे हैं, क्या बग्स आ रहे हैं, ये सब रिपोर्ट करना होता था अल्टीमेटली। ठीक है। On the other hand, the product is not generic or universal. It is designed for a specific type of customer. एग्जाम्पल हो गया कॉलेज। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कॉलेज के अंदर जो आपका ईआरपी डिजाइन किया जाता है, दैट इज ओनली फॉर इधर फॉर स्टूडेंट्स और फॉर फैकल्टीज, दो ही के लिए होता है। तो जो ईआरपी कंपनी होती है वो अपना एक बंदा, रिसोर्स पर्सन जो है, कॉलेज कैंप पे भेजती है, और जब फैकल्टी और स्टूडेंट उसे यूज कर रहे होते हैं तो उनके साथ साथ वो भी उसको यूज कर रहा होता है, टेस्ट कर रहा होता है तो जो प्रॉब्लम्स आती है फैकल्टीज को, स्टूडेंट्स को, वो उस बंदे को बताते हैं, और वो उन्हें कहीं ना कहीं ट्रेनिंग भी दे रहा होता है पैरेलली, और अलॉन्ग विद दैट उनका एक्सपीरियंस भी गेन कर रहा होता है कि उन्हें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे वो इजीली नेविगेट नहीं कर पा रहे हैं, जिसको और बेटर बनाया जा सके। तो the testing which is done at the client side, this is the testing which is done at the client side, is basically called as alpha testing, है ना। And where alpha testing is not possible, like it is not possible for the developers or the testers to go on the client side and test the product, in that case the product is released and it is released under beta testing. In fact आप देखिए प्ले स्टोर में देखिए, जब भी कोई ऐप का नया वर्जन आता है, व्हाट्सएप को नया फीचर रोल आउट करती है, तो वहाँ लिख देती है कि ये फीचर अभी बीटा टेस्टर्स के लिए है, तभी आप अपग्रेड कर पाओगे उस ऐप को। तो अगर आप बीटा टेस्टर हो और आपने अपने आप को एनरोल कर रखा है, तभी आप व्हाट्सएप का फीचर चला पाओगे। नहीं तो बहुत बहुत जगह आपने ऐसा देखा होगा कि आप कहोगे यार इनके फोन पे तो फीचर काम कर रहा है, मेरे फोन पे फीचर काम नहीं कर रहा है। तो वो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि आपने उस प्रोग्राम के लिए एज अ बीटा टेस्टर अपने आप को रजिस्टर नहीं किया। अगर आप रजिस्टर करेंगे और तब अपडेट करेंगे तो आपको फंक्शनैलिटी मिलेगी, अदरवाइज वो कभी भी किसी सही प्रोडक्ट को, चलते चलाते प्रोडक्ट को कभी भी छेड़ते नहीं जब तक कि ये कंफर्म ना हो जाए कि जो नई फंक्शनैलिटी उन्होंने ऐड की है वो किसी किस्म का केओस नहीं मचाएगी मार्केट में, कोई भगदड़ नहीं मचाएगी, कोई पैनिक का माहौल क्रिएट नहीं करेगी, या फिर फंक्शनैलिटी खराब नहीं कर देगी। वंस इट इज कंफर्म दैट द बीटा वर्जन इज accepted by the majority of the people and there are no bugs reported, or if the bugs are reported those are being fixed and those are working well, only then that app is updated in the market, तब उस ऐप को अपडेट किया था, अदरवाइज अपडेट नहीं किया जाता। फिर बहुत सारी कंपनी क्या करती हैं, अपडेट को वापस भी ले लेती है। ठीक है। एक दफा ऐसा हुआ था, लाइक आई वाज यूजिंग अ फोन, मैंने सैमसंग का नोट यूज करा करता था मैं एक टाइम पे, फर्स्ट वर्जन जो था, तो उसमें सैमसंग ने एक पैच अपडेट किया और ऑल ऑफ सडन व्हाट हैपेंड, जितने भी सैमसंग नोट थे सबका वाईफाई डिसेबल हो गया और ब्लूटूथ भी डिसेबल हो गया, क्योंकि एक ही फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं, 2.4 गीगाहर्ट्ज के ऊपर काम करते हैं। ये दोनों डिसेबल हो गए। अब ना तो मैं वाईफाई कनेक्ट कर पाऊँ और ना मैं ब्लूटूथ से कुछ और जो नेट है वो यूज कर पाऊँ किसी का लेके। तो मैं नेट यूज नहीं करता सिवाय मोबाइल डेटा के। अब उस टाइम पे एक ऑप्शन ये हुआ करता था कि कोई भी ऐप या ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेट तभी आप अपडेट कर पाते थे जब आप वाईफाई पे हो। तो बहुत प्रॉब्लम हो गई। तो देर आफ्टर हमें उसे इश्यू को हमने एस्केलेट किया और उसको डाउनग्रेड किया। उसके बाद जाके फटाफट सैमसंग ने काम किया और एक नया पैच लॉन्च किया जिसने प्रॉब्लम फिक्स करी। तो ऐसी दिक्कत कई बार आ जाती है। ठीक है। तो अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग में देखिए डिफरेंस सही है। एनीवन आस्क यू कि इज इट गोइंग अंडर अल्फा और बीटा टेस्टिंग? तो अल्फा टेस्टिंग इज वेयर a tester or a developer is going on the client side and they are testing their product in the same environment. उस environment में जिस environment में आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल होने वाला है वहीं बैठेंगे और वहीं टेस्टिंग करेंगे। ये इसकी ब्यूटी होती है। ऑन द अदर हैंड बीटा टेस्टिंग ग्लोबली कमर्शियली ऑलरेडी कर देती है। That is why some people found testing career as a wonderful option. Why? Because alpha testing वही हो सकती है जहां कंपनी है। अब सपोज करिए वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया। इंडिया के अंदर बड़ी फर्म्स हैं, लाइक इन्फोसिस इज देयर, नंबर 1 कंपनी है। ठीक है। दूसरा आपका टीसीएस आ जाती है, तीसरा आपका आईबीएम आ जाती है, एलएनटी आ जाती है। बहुत सारी कंपनी आप देखेंगे, बार्कलेज, बैंक ऑफ अमेरिका, सैकड़ों कंपनी है। अब इन कंपनीज का जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो इंडिया के अंदर हो रहा है ना। बट द ट्रू फैक्ट इज कि ये कंपनी जो भी प्रोडक्ट बना रही है, लाइक इन्फोसिस बैंकिंग पे काम करती है, तो इन्फोसिस के पास मैक्सिमम बैंकिंग के प्रोडक्ट्स आउटसाइड कंट्रीज के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, यूएस के हैं, यूके के हैं,
अभी कोई प्रोडक्ट उन्होंने बनाया बैंकिंग के लिए, तो जाहिर सी बात है उसकी टेस्टिंग तो कंपनी साइड पर, जिस बैंक में वो यूज होना वही होगा अल्टीमेटली। तो इन्फोसिस क्या करती है, अपनी टेस्टिंग की टीम को भेजती है वहां पे कि जाइए आप, तब उसको यूके में कंपनी है, यूके में फॉर्म है या बैंक है, वहां जाइए और वहां जाके आप उसको टेस्ट कीजिए। तो टेस्टर्स नॉर्मली डेवलपर के कंपेरिजन में एक टेस्टर ऑन साइट पे ज्यादा जाता है, इसको बोलते हैं ऑन साइट जाना। जहाँ पे जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं उस कंपनी की एक्चुअल लोकेशन को बोलते हैं ऑन साइट। अब वो विद इन इंडिया भी हो सकती है और आउटसाइड इंडिया हो सकती है। अगर कंपनी बाहर की है तो आउटसाइड इंडिया है, विद इन अगर कंपनी इंडिया की है तो विद इन इंडिया अल्टीमेट, है ना। तो ऑन साइट पे बाहर जाने का मौका किसी भी डेवलपर से ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है टेस्टर के पास। तो टेस्टर इस वजह से ज्यादा कंट्रीज घूम पाते हैं बजाय के डेवलपर। डेवलपर्स को बेचारों को चांस भी बहुत रेयरली मिलता है। आप देखेंगे अगर एक टीम के अंदर 10 डेवलपर काम कर रहे हैं तो उनमें से 2 को चांस मिलता है ऑन साइड पे जाने का, 8 को नहीं मिल पाता। इनफैक्ट लोगों को करके साल नहीं मिल पाता। ठीक है, तो अब क्योंकि आप बाहर जा रहे हैं, बाहर की साइड पे काम कर रहे हैं, तो आपका पैकेज भी वैसे हो जाता है। आपको बेनिफिट्स और बहुत सारे पर पैकेजेस एक्स्ट्रा मिलते हैं बाहर में, डॉलर्स के टर्म में मिलते हैं, पाउंड के टर्म में मिलते हैं, तो आप एक अच्छा पैसा भी सर्व कर पाते हैं, सेव कर पाते हैं। दैट्स व्हाई पीपल ऑलवेज लुक टू गो ऑन साइड। लोग इस बात के लिए परेशान रहते हैं कि यार हम ऑन साइड नहीं जा रहे हैं, हम ऑन साइड कब जाएंगे। इनफैक्ट वो इस चक्कर में कंपनीज तक रिजाइन कर देते हैं कि कंपनी हमें नहीं भेज रही है और हम यहाँ काम नहीं करेंगे, हम कहीं और काम करें, तो फिर कुछ को चांस मिल भी जाता है, ऐसा रहता है। तो टेस्टिंग इज अ वंडरफुल जॉब इफ यू पीपल वांट टू मूव द वर्ल्ड। इनफैक्ट वन ऑफ माय फ्रेंड, आई टोल्ड यू, वन ऑफ माय फ्रेंड हैज विजिटेड मोर देन 20 कंट्रीज। ही इज अ टेस्टर अल्टीमेटली। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट द अल्फा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग हम इसी चीज को बोलते हैं। ठीक है, देन आपका बीटा टेस्टिंग मैंने आपको बता दिया अभी। बीटा टेस्टिंग क्या है, तो बीटा टेस्टिंग इटसेल्फ इज अ काइंड ऑफ टेस्टिंग बट इट इज अवेलेबल ग्लोबली एंड यू कैन यूज इट अल्टीमेटली। तो मेरी भी आपसे गुजारिश है कि आप लोग भी जो भी ऐसे ऐप स्टोर के अंदर या प्ले स्टोर के अंदर या फिर जो बहुत सारे बड़े प्रोडक्ट ऐसे जो कि कमर्शियली आप यूज कर सकते हैं, उनके बीटा, अपने आप को एज अ बीटा टेस्टर रजिस्टर कीजिए। वो आपको एक्सेस देंगे, आप उनका प्रोडक्ट डाउनलोड कीजिए, उनका प्रोडक्ट यूज करके उसके बारे में एक रिपोर्ट बनाइए और उन्हें भेजिए। इनफैक्ट इसका पैसा भी मिलता है। माइक्रोसॉफ्ट, बहुत से बंदे अपना करियर इसी चीजें बनाते हैं कि दिन रात किसी प्रोडक्ट को डाउनलोड करके उसके अंदर बग आइडेंटिफाई करते हैं और वो रिपोर्ट करते हैं। अगर बग मेजर है तो जाहिर सी बात है उसका अच्छा पैसा मिलता है। अभी देखिए परसों ही क्या कहते हैं, log4j जो है बिकम पॉपुलर। किसी ने रिपोर्ट किया कि log4j के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, एक वल्नरेबिलिटी का ऑप्शन ओपन हो चुका है इसके अंदर, जिसकी वजह से किसी भी सर्विस या प्रोडक्ट को हैक किया जा सकता है जहाँ पे log4j यूज हो रहा है। तो इमीडिएटली वर्ल्ड वाइड एक पैनिक मच गया और जितनी कंपनी भी जावा की log4j लाइब्रेरी को इस्तेमाल कर रही थी, उन सब ने फटाफट उसे फिक्स किया अल्टीमेटली। ठीक है तो देखिए ये एक बहुत बड़ा इशू था, जिसने भी इस इशू को आइडेंटिफाई किया होगा उसको अच्छा खासा पैसा दिया गया होगा। ठीक है, then we had with us regression testing. Regression testing is all about testing a condition beyond the limitations ultimate, है ना। तो जहाँ पे आपको एडिशनल फोकस करना होता है, नेगेटिविटी के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट करना होता है, इससे आउटकम होते हैं। सपोज करो एक सर्वर की कैपेसिटी आप टेस्ट कर रहे हैं, तो हम कहते हैं आइडियली 20,000 कस्टमर को सर्व कर सकता है ये, है ना। तो आप एक काम करेंगे, बोलेंगे यार अगर कभी 20,000 से ऊपर हो गया, 21,000 हो गया, तो भी क्या काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो आप एक बार चेक करके जरूर देखें, उस पर एडिशनल लोड डाल के देखते हैं आप कहीं ना कहीं। ठीक है, तो रेग्रेशन सॉफ्टवेयर जो है वो नया कोड आपने ऐड किया है। जैसे मैंने आपको ये बताया कि एक प्रोडक्ट सक्सेसफुली चल रहा है और आप उसके अंदर एक नया फीचर रोल आउट कर रहे हैं, तो क्या उस नए फीचर को ऐड करने के बाद कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या उसकी परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। तो ये सब चीजें रेग्रेशन टेस्टिंग के अंदर आ जाती है। ठीक है, then thereafter you must have an idea about like what is testing documentation and why it is very important. Like people who are tester are basically focused around the टेस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन, दे मस्ट बी स्ट्रांग। टेस्टिंग से पहले हमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि सबसे पहला डॉक्यूमेंटेशन आपका एसरेस है, मैंने आपको बताया था। एसरेस ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलप होने से पहले फाइनलाइज होता है, और ये जितना डेवलपर के लिए इंपॉर्टेंट होता है उतना टेस्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। मैं लास्ट क्लास में आपको बता चुका हूँ व्हाई, बिकॉज इट इज गोइंग टू एक्सप्लेन द फंक्शनल रिक्वायरमेंट, है ना। व्हाट काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट्स आर बेसिकली यूज्ड फॉर द योर इन डिजाइनिंग द प्रोडक्ट और डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, है ना। तो उसका हमें कैसे चाहिए। ठीक है, टेस्टिंग पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है हमारे पास कि टेस्टिंग जो होगी वो किस तरीके से आप कर रहे हैं, क्या उसका मेथड है, कैसे टेस्टिंग होनी चाहिए, प्रोडक्ट को रिलीज करने से पहले पहले क्या स्ट्रेटजी बनेगी, उन सब के बारे में डिस्क्रिप्शन देता है ये। मैं ठीक है, ये हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। देन देयर आफ्टर वी हैव, सॉरी दिस इज 2, दिस इज 3। ठीक है, टेस्ट स्टडी डॉक्यूमेंट अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होता है कि एक एक डॉक्यूमेंट हम मेंटेन करते हैं जहाँ पे हम अपनी मैट्रिक्स डिजाइन करते हैं
काइंड ऑफ मैट्रिक्स डिजाइन करते हैं इस तरीके से, 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स डिजाइन करते हैं, जहाँ पे हम रिक्वायरमेंट्स को ऐड करते रहते हैं, जो भी नई रिक्वायरमेंट आती है उसको ऐड करते हैं और मैच करते हैं क्या ये रिक्वायरमेंट टेस्ट हुई कि नहीं हुई। देखिए टेस्टर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ये ट्रैक करना कि जो कुछ उसने अभी तक टेस्ट कर चुका जो सही था, क्या वो दोबारा तो खराब नहीं हो गया है। एक बहुत प्रॉब्लम ये होती है कि एक दफा आपने प्रोडक्ट टेस्ट कर लिया और आपने कुछ उसके अंदर बग निकाले और आपने रिपोर्ट किया भाई इन बग्स को फिक्स कर दो। प्रॉब्लम ये है कि उन बग्स को फिक्स कर डेवलपर ने फिक्स कर दिया, उसने बोला मैंने फिक्स कर दिया आप चेक कर लो। अब होता क्या है कि नॉर्मली आप सोचोगे मैं वही तो चेक करूँ हमारी थी, वो चेक करके देखता है वो ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ चीजों के चेंजेस से दूसरी चीजों पे इम्पैक्ट पड़ता है, दूसरे मॉड्यूल पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमें देखना होता है कि यार वो मॉड्यूल से कहीं हैम्पर नहीं हो गए, मॉड्यूल से तो कोई दिक्कत नहीं आ गई है, तो एक टेस्टर को बेचारे को फिर से टेस्टिंग करनी पड़ती है पूरे प्रोडक्ट, ताकि वो बाकी चीजों को भी रेंडर कर पाए। तो नई नई रिक्वायरमेंट्स ऐड होती रहती है, लास्ट टाइम बहुत सारी रिक्वायरमेंट ऐड हो जाती है, यार ये रह गया उसको ऐड कर दो बॉस। टेस्ट के दौरान भी ऐसा स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स फॉलो ना करने का नतीजा होता है। दैट इज व्हाई द प्रोडक्ट बिल्ड ऑन सीएमएम लेवल 5 L5 जो है, सीएमएम लेवल 5 जो है, इसके अंदर कभी दिक्कत नहीं आती। जितनी बड़ी कंपनी होती है वो इस लेवल पे अपने प्रोसेस और प्रोसीजर को डिजाइन करती है सो दैट कहीं दिक्कत ना है। ठीक है, तो हमें जो है कहीं ना कहीं ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है और हम उसको मैट्रिक्स के थ्रू एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ डॉक्यूमेंट थे जो कि हम टेस्टिंग से पहले रेडी रखते हैं अपने पास हमें काम करने के लिए। अब कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि आपको टेस्टिंग के दौरान चाहिए होते हैं, जब आप प्रोडक्ट टेस्ट कर रहे होते हैं उस दौरान तो आपको चाहिए होते हैं। तो ऐसे लेवल पे सबसे पहला हमारा टेस्ट केस डॉक्यूमेंट होता है। एक टेस्ट केस डॉक्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है टेस्टर के लिए, जिसके ब्याह पे वो टेस्टिंग करता है। अब ये दिखता है कैसे है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये काइंड ऑफ एक्सेल शीट होती है। ठीक है, सो दिस वन इज बेसिकली इन फ्रंट ऑफ यू, दिस वन इज अ टेस्ट डॉक्यूमेंट, इसे हम टेस्ट केस शीट भी बोलते हैं अल्टीमेटली। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हमारे पास सबसे पहले जो हम टेस्ट केस हमारे पास उसको इसको एक आईडी देते हैं, जैसे BIG_001, या आप कुछ भी दे सकते हैं। ये प्रोडक्ट का नाम है, कोई सपोज को BU_001 एक प्रोडक्ट का नाम होगा, एक पहला टेस्ट केस है, तो मैंने BU के नाम से मैंने एक टेस्ट केस बनाया, वन फर्स्ट इसको मैंने दे दिया। ठीक है, टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन देते हैं, किसके बारे में टेस्ट केस लिखा जा रहा है, तो हम क्या टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट द लॉग इन फंक्शनैलिटी इन द बैंकिंग। हम बैंकिंग के अंदर लॉग इन फंक्शनैलिटी जो है वो टेस्ट कर रहे हैं अल्टीमेटली। ठीक है, किसी बैंकिंग के पेज को टेस्ट कर रहे हैं। किसने टेस्ट केस क्रिएट किया है, सपोज करो यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया अपन दानिश। ठीक है, रिव्यूड कौन करेगा, टेस्ट केस बनने के बाद कौन इसको रिव्यू करेगा, तो अभिषेक शर्मा इसको रिव्यू करेंगे साहब। ठीक है, ये कोई टेस्टर सीनियर टेस्टर होंगे। ठीक है, कौन सा वर्जन हम फिलहाल लेके चल रहे हैं, 2.1 है हमारा, अगली दफा में 2.2 हो जाएगा, उससे अगली दफा में 2.3 हो जाएगा। तो जितनी दफा टेस्टिंग रिवाइज होती है उतनी दफा जो है ये वर्जन भी चेंज होते हैं। ठीक है, फिर क्यूए टेस्टर जो होता है, क्वालिटी एनालिस्ट बोलते हैं इसको, जो टेस्टर है उसको वो अपना लॉग मेंटेन करता है, तो बताता है भाई किस बारे में, रिव्यू कमेंट्स फ्रॉम अभिषेक इनकॉर्पोरेट। और बताते हैं जो भी पहले रिव्यू के अंदर आपके भी अभिषेक के थ्रू कमेंट्स आए थे उसके बारे में, उसको दोबारा टेस्ट किया गया है तो उस चीज के बारे में अल्टीमेटली। ठीक है, टेस्टर नेम कौन है साहब, दानिश साहब टेस्टर कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो उनका नाम लिख दिया। ठीक है, टेस्टिंग डेट कौन सी है, तो 1 जनवरी 2021 को टेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, टेस्ट केस कौन सा है, टेस्ट केस पास हुआ फेल हुआ, तो हम बोलते हैं भाई फाइनली टेस्ट केस पास हुआ। पास होने का मतलब है जैसा एक्सपेक्टेड आउटपुट आपने सोचा था वैसा ही एक्चुअल आउटपुट आपको मिला है। अगर ऐसा है, इफ एक्सपेक्टेड इज इक्वल टू एक्चुअल, देन वी से दैट योर टेस्ट केस हैज बीन पास्ड एंड द प्रोडक्ट फंक्शनैलिटी इज वर्किंग फाइन। ठीक है, अब कुछ प्री रिक्विजिट चाहिए होते हैं। प्री रिक्विजिट मतलब वो एनवायरनमेंट चाहिए होता है जिस एनवायरनमेंट के अंदर आपका टेस्ट केस जो है वो एग्जीक्यूट होगा अल्टीमेटली। तो मुझे क्या चाहिए भाई, मेरा वेब पेज जो है वो क्रोम के अंदर पहले से खुला हुआ होना चाहिए, यानी कि क्रोम का मुझे एक्सेस मिलना चाहिए। ऐसा ना हो क्रोम का मुझे एक्सेस मिल जाएगा तो मैं फिर वेब पेज खोल के कौन से ब्राउजर पे देखूंगा, इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर मी ना। तो मैं डिमांड करता हूँ कि सबसे पहले क्रोम ब्राउजर मेरे पास अवेलेबल हो, उसका एक्सेस मेरे पास हो। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे यूजर आईडी चाहिए, जिस यूजर आईडी को मैं टेस्ट करने वाला हूँ, मुझे पासवर्ड भी चाहिए जिस पासवर्ड को डाल के मैं टेस्ट करूंगा। तो प्री रिक्विजिट के अंदर पहला आपका रिक्वायरमेंट ब्राउजर हो गई, दूसरा टेस्ट डेटा हो गया, टेस्ट डेटा के अंदर आपके दो डॉक्यूमेंट आ गए, एक आपका यूजर नेम, दूसरा आपका पासवर्ड। इस तरीके से आप जो है ये आपका टेस्ट डेटा हो गया। अब यहां तक का ये पूरा डेटा आपके पास पहले से अवेलेबल होना चाहिए। ओनली देन ऑन बिहाफ ऑफ दिस डेटा यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट द टेस्ट केस। नाउ व्हाट यू विल डू, आप क्रोम खोलिए और क्रोम के अंदर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे देखिए। ठीक है, एग्जांपल यहाँ पे जैसे ले लेते हैं, एक्सिस बैंक का लॉगिन पेज लेते हैं।
ठीक है, ये आपका देखिए लॉगिन पेज आ गया एक्सिस बैंक का, है ना। तो अभी टेस्ट केस के थ्रू आप कैसे चेक करता है, टेस्टर सबसे पहले वो जाएगा, हमने यहाँ पे gmail.com ले रखा है, आप चाहे तो जीमेल ही खोल लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। जीमेल का पेज तो लॉग आउट करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, हम एक्सेस को ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे हम इस एक्सेस.com कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका साइट हो गया। एक्सपेक्ट रिजल्ट क्या है कि साइट खुलनी चाहिए, जैसे आपने नेविगेट किया और आपने ये ब्राउजर एड्रेस बार डाला, बल्कि मैं एग्जैक्ट एड्रेस बार पुटअप करता हूँ। ठीक है, तो जैसे आप इस एड्रेस बार पे नेविगेट करेंगे तो क्या होना चाहिए, एक्सपेक्ट रिजल्ट क्या होना चाहिए आपका, साइट ओपन होनी चाहिए, और एज यूजुअल साइट आपकी ओपन हो गई है, तो इट मींस इट इज वर्किंग फाइन। एक्चुअल क्या है, एज एक्सपेक्टेड। एज एक्सपेक्टेड मतलब जो भी आपने एक्सपेक्ट किया था वैसे एक्चुअल में भी आना चाहिए, साइट को ओपन होना चाहिए। अगर एक्सपेक्टेड में साइट ओपन होनी चाहिए थी और आपकी साइट एक्चुअल में खुल के ओपन होके आ रही है, इट मींस कि टेस्ट केस पास हो गया, तो आप यहाँ लिखेंगे पास, ठीक है। सेकंड स्टेप इज कि वंस योर साइट इज ओपन, नाउ सेकंड स्टेप इज एंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी आपको क्रेडेंशियल ऊपर दिया, देखिए टेस्ट डेटा में आपको दिया था यूजर आईडी और पासवर्ड दिया था, आप इस यूजर आईडी और पासवर्ड को इस पेज के ऊपर डाल के देखेंगे, यहाँ पे एंट्री करके जो भी आपका यूजर नेम पासवर्ड होगा अल्टीमेटली, ठीक है, वो आप डाल के देखेंगे। अगर वो आपको यूजर नेम पासवर्ड जो आपने डाला था, ठीक है, क्रेडेंशियल जो आपने एंटर किए थे, अगर वो जो एंटर किए थे वही आपके एक्चुअल में भी है और आपका जो है एज इट इज है, तो आप इसको पास दिखा देंगे, ठीक है। और बटन पे सबमिट करेंगे, लॉगिन के बटन पे लॉगिन करेंगे, या फिर जैसे यहाँ पे लॉगिन बटन है, लॉगिन बटन ना करके हम यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे सबमिट लिख देते हैं, क्लिक ऑन क्लिक लॉगिन, ठीक है। तो ये आपने लॉगिन पे क्लिक किया, तो अगर यूजर ने पासवर्ड डालने के बाद आपका कस्टमर जो है लॉगिन कर पा रहा है, एक्सपेक्टेड क्या है कि लॉगिन कर पा रहा है, यानी एक्चुअल में भी क्या है, लॉगिन हो गया है, इट मींस के टेस्ट केस पास हो गया है। तो एक छोटा सा टेस्ट केस लिखा था आपके लिए, ठीक है, सो दैट आपको एक आइडिया हो कि ये इसे बोलते हैं मैनुअल टेस्टिंग, जो आप उस दिन मुझसे पूछ रहे थे कि सर मैनुअल टेस्टिंग होती है, ऑटोमेशन होती है, तो इट इज दिस बेसिक एग्जांपल ऑफ मैनुअल टेस्टिंग। इस तरीके से मैनुअल टेस्टिंग करते हैं। टेस्टर्स को फ्रॉम डे वन जब एसएलएस फाइनलाइज हो जाता है, तो ये सारे के सारे टेस्ट केस बनाने पड़ते हैं रिक्वायरमेंट को देख के, और इन सारे टेस्ट केस को प्रोडक्ट के बनने से पहले फाइनलाइज करना होता है। जब प्रोडक्ट बन के आपको दिया जाता है तो आप ये सारे टेस्ट केस के ऊपर एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। ये चीज और समझ लीजिए, हम उसे प्रोडक्ट ना कह के, मैंने पहले ही बताया था, जब तक कोई प्रोडक्ट आपका फाइनलाइज ना हो जाए, तब तक उसको, जब तक वो टेस्टिंग में चल रहा होता है, तब तक उस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं बिल्ड। इनफैक्ट आपने देखा होगा विंडोज के कॉर्नर पे लिखा हुआ भी आता है कई बार, बिल्ड वर्जन 0.2.3 समथिंग करके, है ना। तो बिल्ड इज व्हाट, इट इज अंडर प्रोग्रेस, ठीक है। तो बिल्ड के अंदर 0.01 आपका पहला बिल्ड हो जाएगा, फिर 0.02 आपका दूसरा बिल्ड हो जाएगा, फिर तीसरी बार टेस्टिंग होगी तो फिर उसका फिर वर्जन रिवाइज हो जाएगा, तो ये सब चलता रहता है अल्टीमेटली, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टेस्ट केस। तो टेस्ट केस का टेम्पलेट मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कभी हम लोग कनेक्ट करेंगे, टेस्टिंग का पूरा छोटा सा एक वो बनाएंगे, एक कोर्स बनाएंगे, सो दैट कंप्लीट टेस्टिंग का छोटा सा कोर्स अगर आप कर लेंगे तो आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करने में बहुत आसानी होती है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि अगर कल को आप बड़ी मेजर कंपनी में जा रहे हैं और आप टेस्टिंग की थोड़ी सी अच्छी नॉलेज रखिए, और आपका टेक्निकल में 100% कह रहा हूँ 200% क्वालिफाई हो जाएगा टेस्टिंग पे, जब यू जस्ट टोल्ड देम कि वो पूछते हैं आपसे कि आप कौन से फील्ड में कंफर्टेबल है इंटरव्यू देने के लिए, तो आप साफ कहिए कि साहब मुझे टेस्टिंग बहुत अच्छी आती है, तो उनको बस ये जानना है कि जो आपने पढ़ा अच्छा पढ़ा नहीं पढ़ा। तो टेस्टिंग से वो आपसे क्वेश्चन करेगा, आप अगर उसे सेटिस्फाई करते हैं तो आपका टेक्निकल क्वालिफाई हो जाता है। इट इज वेरी इजी वे टू क्वालिफाई इन इंटरव्यू ड्यूरिंग द एमएनसी, ठीक है। डेवलपमेंट में आपको फंसा देगा कहीं ना कहीं, क्योंकि डेवलपमेंट आप उस लेवल कर नहीं पाते, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समुद्र का नाम है, आप उसको कितना कवर कर लें फिर भी बहुत सारी चीजें रह जाती है। सो इनफैक्ट इट इज बेटर, चाहे आपको बाद में डेवलपमेंट मिल जाए वो अलग केस है, बट टू क्वालिफाई द इंटरव्यू इट इज बेस्ट, ठीक है। देन वी हैव, ये आपका टेस्ट केस डॉक्यूमेंट हो गया। दूसरा टेस्ट डिस्क्रिप्शन में क्या क्या मैंने आपको समझा दिया अभी। टेस्ट केस रिपोर्ट क्या होती है, फाइनली एक रिपोर्ट हम डिजाइन करते हैं जो कि आपके लास्ट में आंसर करती है ना। और चौथा टेस्ट लॉग, टेस्ट लॉग मतलब हमने देखिए यहाँ पे लिखा था ना, ये पुराने वर्ड, ये टेस्ट लॉग, ये टेस्ट लॉग लिखा जाता है बाकायदा, ये क्या है अल्टीमेटली, है ना। इसके बिहाफ पे नेक्स्ट टेस्टिंग की जाती है, जो आपने टेस्ट लॉग लिखा है
नेक्स्ट टेस्टिंग क्या आती है। तो ये एक टेस्ट केस के अंदर पूरा डेटा जो है आपका डिजाइन होता है सारा का सारा, ठीक है, ये आपको कंप्लीट दिखाना पड़ता है, ठीक है। देन वी डू हैव सम आफ्टर टेस्टिंग, जब आपने टेस्टिंग कर ली देन व्हाट यू विल हैव, तो आफ्टर दैट वी हैव लाइक टेस्टिंग समरी। टेस्टिंग समरी हमारे पास होती है, जो भी हमने डेटा इकट्ठा किया उसके बेस पर हम रिपोर्ट बनाते हैं, लॉग देखते हैं, समराइज करते हैं, उसको कंक्लूड करके सबमिट कर देते हैं, ठीक है। सो दिस वे यू कैन लॉन्च एनी प्रोडक्ट आफ्टर गेटिंग द कंप्लीट टेस्टिंग, ठीक है। There are certain terms which may be asked in the examination, like what there are certain terms which you may be asked, like testing, quality control, quality assurance, audit, ये अलग अलग होते हैं। आप देखेंगे टेस्टिंग की जब जॉब निकलती है तो वहाँ पे कुछ प्रोफाइल पे लिखा होता है टेस्टर चाहिए, कुछ जगह लिखा होता है क्यूए चाहिए, कुछ जगह लिखा होता है क्यूसी चाहिए, कुछ जगह लिखा होता है ऑडिटर्स चाहिए। So what is the difference in between four terminologies? Though these all four are basically related to testing. देखिए टेस्टर्स चाहिए, जो मैंने आपको ये बताया भाई, टेस्टिंग का मतलब टेस्टिंग होता है आपको सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना है, दैट इज सिंपल, इसमें कोई कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स आइडिया नहीं है। देन वी हैव क्यूसी, क्यूसी स्टैंड्स फॉर क्वालिटी कंट्रोल। देखिए क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल में डिफरेंस है। क्वालिटी एश्योरेंस के बंदे बताते हैं कि जो भी प्रोडक्ट बनना था जिन मैथडोलॉजी से वही फॉलो की गई, नहीं फॉलो की गई है, उनको मॉनिटर किया जाता है बेसिकली। और अगर वो ट्रू है तो इट मींस कि आप क्वालिटी एश्योरेंस कर रहे हैं कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर वैसे ही बना है, उन्हीं मेथड के थ्रू बना है जिन मेथड के थ्रू हमने सोचा था उनको फॉलो किया गया है। दिस कॉल्ड क्वालिटी एश्योरेंस। तो क्यूए टेस्टर भी होते हैं मार्केट में, क्यूए टेस्टर की जॉब भी होती है आपकी, ठीक है। देन सेकंड थिंग इज क्यूसी टेस्टर, क्यूसी बोलते हैं इनको, है ना। क्वालिटी कंट्रोल क्या है कि आपकी एग्जिस्टिंग कोई मेथडोलॉजी है प्रोडक्ट को बनाने की, आप उसके अंदर एनहेंसमेंट करते हैं उसे और बेटर बनाने के, यानी कि आप जो भी प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं उस प्रोसेस को और बेटर कैसे बनाया जाए, ये काम होता है क्वालिटी कंट्रोल वालों का। क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए उन्हें जो बेटर मेथड लगता है, एक्सपोर्ट्स को कांटेक्ट करते हैं, वो क्लाइंट से कांटेक्ट करते हैं वो, और उसके बाद अपने जो एग्जिस्टिंग मेथड्स हैं, एग्जिस्टिंग प्रोसेस हैं, प्रोसीजर्स हैं, उन सबको इम्प्रूव कर देते हैं टाइम टू टाइम, दिस वे सो दैट द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट कैन बी मेंटेन। तो क्यूए टेस्टर्स जो होते हैं बेसिकली ये उनका फर्क होता है, ठीक है। थर्ड इज ऑन ऑडिट। ऑडिटर्स जो होते हैं, ऑडिटर्स टेस्टर्स ही होते हैं, लेकिन ये लोग जो है डेवलपमेंट की टीम से हटके होते हैं, ये उस टीम का कोई बंदा नहीं होता एक ऑडिटर जो कि प्रोडक्ट बना रही है, ये अलग लोग होते हैं जो कि आपके प्रोडक्ट को इंडिपेंडेंटली ऑडिट करते हैं कि आपने जो प्रोसेस फॉलो किए वो कैसे थे, आपने प्रोसीजर जो लिखा वो कैसा किस लेवल का था, रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई कि नहीं हुई है। एसजीएलसी के सारे, एसजीएलसी मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जिसे हम बोलते हैं, एसजीएलसी के सारे जो फेजेस हैं क्या वो फॉलो किए गए, नहीं फॉलो किए गए। तो इस तरीके से कंपनी लास्ट में एक ऑडिट रखवाती है, जितने भी प्रोजेक्ट उसने बनाए होते हैं साल भर के अंदर उनका लास्ट में इंस्पेक्शन किया जाता है, ऑडिट किया जाता है, सो दैट दे कैन कंफर्म द स्टैंडर्ड्स, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी। हर कंपनी के अपने रूल्स रेगुलेशन उनके मुताबिक काम करते हैं। इनफैक्ट आप जाएंगे इन्फोसिस में काम करने का तरीका अलग है, IBM में अलग है, ठीक है, टीसीएस में अलग है, सबके अलग मेथोडोलॉजी है, बट दे ऑल do the quality work, that is why they are known for their product, ठीक है। तो this is the basically all about the quality part, ठीक है। इसमें जो आपका वर्जन होता है, जब भी आप कोई वर्जन को कंट्रोल करते हो, यानी कि आपने पहला आपका बिल्ड बना और आपने उस बिल्ड को जो है लॉन्च कर दिया, सब उसको बिल्ड बना आपका बना, आपने वो 21 को लॉन्च कर दिया, दूसरा बिल्ड जो है आपका वो 10, 11, 21 को लॉन्च हुआ, तीसरा बिल्ड जो है वो आपका 15, 11, 21 को लॉन्च हुआ। अब देखिए ये लॉन्च करने वाला ये अलग, इसके अंदर रिक्वायरमेंट थी, फिर इनको मॉडिफाई किया गया, फिर इसे दिया गया, फिर मॉडिफाई किया, इसे किया गया। यहाँ पे दिक्कत क्या होती है कि जब चेंजेस होते हैं और उन चेंजेस की वजह से अगर बाद में गड़बड़ होती है तो हमें ट्रेस करना है कि किसकी वजह से गड़बड़ हुई, किसकी गलती थी, उसको कंपनी पकड़ती है अल्टीमेटली। ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग जॉब है। लोग उसमें गलती डाल देते हैं, भाई मैं तो कर दिया था, इसने क्या होगा, उसने कर दिया, उसने कर दिया। इसके लिए मार्केट में जो है बहुत सारे टूल्स आते हैं, इनको हम बोलते हैं वर्जन कंट्रोल, इनको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर वर्जन कंट्रोल टूल्स, ठीक है। ये हमारे सॉफ्टवेयर वर्जन कंट्रोल टूल लग जाते हैं। When I was studying in 2002, 2002-2003 में जब क्या कहते हैं मैंने सबसे पहले इसको देखा था, तो उस जमाने में बहुत फेमस टूल था SVN। इट वाज फ्रॉम अपाचे, बहुत पुराना टूल है, बहुत सिंपलीफाई, बहुत अच्छा है। तो हम अपना कोड इससे ट्रैक करते थे कि मैंने पहले कोड में जो कोड लिखा उसके अंदर मैंने कैसे मैनेज किया, फिर सेकंड जब मैंने कोड में चेंज किया तो वर्जन 2 हो गया यहाँ पे,
फिर मैंने क्या चेंजेस किए थर्ड वर्जन, तो मैं ट्रैक कर पाता था मैंने कहाँ गलती की, मैंने कहाँ पे चीजों को चेंज किया, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा, है ना। तो आप इसके बारे में पढ़िए, मार्केट में बहुत सारे देखिए हमारे पास टूल्स हैं ये ठीक है। तो जैसे गेट इज नंबर वन, गिटहब जब मेरी डिग्री फाइनल हुई थी 2006 में, उसके बाद आया 2008 में गिटहब आया, तो हमने गिटहब पे उस टाइम पे काम नहीं किया था। सबसे पहले एसवीएन चला करता था, एसवीएन बहुत पुराना है, तो आप देखेंगे फेमस होने में गिट नंबर आज के टाइम पे गिटहब नंबर वन वर्जन कंट्रोल सॉफ्टवेयर टूल है, रेपोजिटरी भी है जहाँ कोड स्टोर कर सकते हैं, और एक एसवीएन भी है जहाँ सॉफ्टवेयर के वर्जन का कंट्रोल भी मैनेज किया जाता है। सबसे बड़ी बात, इट इज फ्री, और इस पे बहुत बड़ा कस्टमर बेस था, दैट इज व्हाई इन 2018 अक्टूबर 26 2018 माइक्रोसॉफ्ट ने इसे परचेज कर लिया, और अभी आज के टाइम पे उन्होंने इसे ओपन ही रखा है, और नाउ एवरी सिंगल पीस ऑफ कोड अवेलेबल ऑन द गेट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ समहाउ माइक्रोसॉफ्ट। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने इसकी मेथोडोलॉजी से छेड़छाड़ नहीं की, ऐसा नहीं कि कोड बंद कर दिया है, जो बंदा इस पे कोड डालता है वो ओपनली वो सबके लिए अवेलेबल है। इवन माइक्रोसॉफ्ट ने अपना कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन हर सॉफ्टवेयर का गिटहब पे डालना शुरू किया था, तभी से गिटहब पॉपुलर भी हुई, बहुत ज्यादा माना जाता है, ठीक है। तो गिट इज इम्पोर्टेंट, देन सीवीएस इज आल्सो यूज्ड इन द कंपनी, सीवीएस भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। तो मेरा मानना है कि आपको इन टूल में से किसी एक टूल पे नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप रिज्यूमे में लिखते हैं कि आपको वर्जन कंट्रोल टूल में से किसी एक टूल की नॉलेज है, तो ये इंटरव्यू जो ले रहा बंदा उसके माइंड पे बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है कि नहीं यार बंदे को कंपनी के स्टैंडर्ड्स की नॉलेज थोड़ी सी है, तो इट इज क्रिएटिव पर्सन। तो आप सीवीएस डाउनलोड कर लीजिए, फ्री है, दीज आर नॉट पेड अल्टीमेटली, यू कैन यूज इट, ओपन सोर्स भी है, फ्री भी है, ओपन सोर्स भी है, ठीक है। नेक्स्ट इज एसवीएन, अपाचे का सब वर्जन बोलते हैं इसको, एसवीएन को सब वर्जन बहुत फेमस टूल है, बहुत पुराना, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, मैं खुद यूज कर चुका हूँ इसे, ठीक है। तो ज्यादा नहीं, एक दो टूल की जानकारी आपको होनी चाहिए, एंड द गुड थिंग इज दीज ऑल आर फ्री, नथिंग इज पेड, यू कैन सी हियर, ठीक है, दीज ऑल आर फ्री बेसिकली। सो हैव अ बिट आइडिया अबाउट इट। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एग्जाम इंटरव्यू के अंदर भी या वाइवा में भी, कि अगर आप एक ही कोड को कई दफा चेंज करते हैं तो आप इसे कैसे ट्रैक करते हैं कि आपने कितनी दफा चेंज किया और कहाँ चेंज किया, क्या आपको आप याद रख पाते हैं उस बात को। तो आप कोई भी डेवलपर भी इसका हमको दुनिया में नहीं कर सकता, याद नहीं रख सकता। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने जब भी कोई कोड में चेंज करते हैं तो उसको सबमिट कर देते हैं एक एसवीएन के अंदर। वो ख्याल लगता है कि हमने फर्स्ट टाइम कौन सा कोड सबमिट किया था, फिर सेकंड टाइम कौन सा किया, फिर थर्ड टाइम कौन सा किया, और वहां से ट्रैक कर सकते हैं डेट वाइज, डेवलपर वाइज, कोड वाइज कि कहाँ कहाँ चेंजेस और कैसे कैसे चेंजेस। तो इस तरीके से कंपनी भी इस तरीके से पकड़ती है कि जब सपोज को प्रोडक्ट तैयार हो गया और आपने उसे लॉन्च करने की बारी आई, तो वहां पे प्रोडक्ट का कोड फट गया, कोड फटने का मतलब कोड ने काम नहीं किया, तो सबसे पहले उसकी गर्दन पकड़ी जाती है जिसकी वजह से वो कोड खराब हुआ। तो पता लगाया जाता है किसने चेंज किया था कोड में और कब किसकी वजह से खराब हुआ। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम अगर नहीं होते तो आप कभी भी इस चीज को ट्रैक नहीं कर पाते। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटी है इन चीज को गेन करने के, ठीक है। तो ये थोड़ा सा वैसे इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस, बट मुझे लगा कि थोड़ा पता होना चाहिए, इट इज